बीए पाठ तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने YouTube व्याख्यान में आपको जिस विषय पर मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह है आपके पाठ्यक्रम में शब्द शक्ति चलती है और उन शब्द शक्तियों के बारे में आज अपने YouTube व्याख्यान में हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द शक्ति का जो अर्थ है उसको पहले यहाँ जान लेना बहुत आवश्यक है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं और पहला है अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। इनमें से सबसे पहले हम अभिधा शब्द शक्ति पर चर्चा करते हैं। अभिधा शब्द के साधारण एवं व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। यह शक्ति किसी के गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया का ज्ञान कराती है। उदाहरण के लिए जैसे इस शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। अभिधा तीन प्रकार की होती है। पहला है समुदाय मात्र शक्ति रूढ़ि, अवयव मात्र शक्ति योग और समुदायावयवमय शक्ति योग रूढ़ि। ये तीन प्रकार हैं इसके। और उदाहरण जो हैं अभिधा शब्द शक्ति के वो हम इस तरह से ले सकते हैं। बड़े साधारण तरीके से हम इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं। यहाँ सबसे जो साधारण जो अर्थ इसका या उदाहरण जिसको हम मान सकते हैं वह है गधा। गधा शब्द का पशु रूप में अर्थ बताने वाली शक्ति को हम अभिधा कह सकते हैं। और लक्षणा किसे कहा गया है? जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ से तो मूल अर्थ प्रकट न हो किंतु उस मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला कोई अन्य अर्थ प्रकट हो तो वह अन्य अर्थ देने वाला व्यापार कार्य लक्षणा शक्ति कहलाती है। उदाहरण के लिए मोहित चौकन्ना हो गया। चौकन्ना इसका मुख्य अर्थ है चार कान वाला। चौकन्ना, चो यानी चार और कन्ना यानी कान, यानी चार कान वाला। अन्य अर्थ इसका जो है यानी किसी बात को ध्यान से सुनना अर्थात सजग होना। मोहित तो निरा गधा है। मुख्य अर्थ क्या है इसका? जानवर, गधा, लंबे कान वाला पशु विशेष। और अन्य अर्थ इसका क्या है? मूर्ख। यहां गधे का अर्थ मूर्ख है। यह लक्षणा शक्ति के रूप में प्रकट हुआ है और लक्षणा के चार कारण बताए गए हैं। और पहला कारण है कि मुख्य अर्थ का बोध होना चाहिए। दूसरा कारण है मुख्यार्थ के साथ ही लक्ष्यार्थ का संबंध भी होना चाहिए। तीसरा जो इसका कारण माना गया है वह है रूढ़ि। और चौथा कारण इसका हम मान सकते हैं प्रयोजन। इनमें से प्रथम दो का होना तो लक्ष्यार्थ ज्ञान के लिए परम आवश्यक है। प्रथम दो कौन कौन से हुए इसमें? पहला है मुख्य अर्थ का बोध होना चाहिए और दूसरा है मुख्यार्थ के साथ ही लक्ष्यार्थ का संबंध भी होना चाहिए। यहाँ इनमें से इसमें मुख्य अर्थ का बोध हो एवं मुख्यार्थ के साथ ही लक्ष्यार्थ का संबंध भी होना चाहिए। इस प्रकार लक्षणा प्रवृत्ति में तीन कारण हुए। मुख्यार्थ बोध होना, दूसरा है मुख्यार्थ का संबंध और तीसरा है मुख्यार्थ तथा प्रयोजन में से कोई एक। लक्षणा शब्द शक्ति अर्पिता है, ईश्वर के द्वारा रचित न होकर मनुष्यों के द्वारा ही कल्पित है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद कौन कौन से माने गए हैं ये अब आप देखिए। रूढ़ि लक्षणा, उपादान लक्षणा,
ये दो रूप हैं इसके। और रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण जो है वो हम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो मान सकते हैं वो है कलिंग। कलिंग साहसी है, अर्थात कलिंग देश में रहने वाले वहाँ के निवासी, यानी जो भी उस कलिंग देश में रहने वाला व्यक्ति है वो क्या है, साहसी है। पुरुष साहसी हैं। और गंगा में घोष है, यानी अर्थात नदी के तट पर ग्राम का होना लक्षणा का बोध कराता है। उपादान लक्षणा में श्वेत दौड़ रहा है, श्वेत दौड़ रहा है। किसी व्यक्ति ने किसी अवसर पर किसी अन्य व्यक्ति से पूछा कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है, उसने उत्तर दिया श्वेत दौड़ रहा है। इसी प्रकार भाले लेकर किसी स्थान पर सैनिकों के प्रवेश करने पर किसी ने दूसरे से पूछा कौन जा रहे हैं, तब दूसरे ने उत्तर दिया भाले प्रवेश कर रहे हैं। भाले धारण करने वाले पुरुष सैनिकों से यहाँ इसका आशय हम ले सकते हैं। और काव्य प्रकाश में लक्षणा के 6 भेद बताए गए हैं। और लक्षणा का फिर कौन कौन सा भेद उसमें बताया गया है, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। फिर शुद्धा लक्षणा के भी यहाँ भेद किए गए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा के भी फिर भेद किए गए हैं, सारोप स्थापित करना और साध्य वाला। लक्षण लक्षणा के भी फिर यहाँ भेद किए गए हैं, सारोप और साध्य वसना। यहाँ गौणी जो लक्षणा है उसके 2 भेद मिलते हैं, सारोप और साध्य वसना। अब तीसरा इसका शब्द शक्ति का रूप आता है आपके व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना किसको कहते हैं, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ का पता लगे उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। व्यंजना शक्ति से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ माना जाता है या ध्वन्यार्थ भी हम कह सकते हैं। व्यंजना शक्ति किसी नए अर्थ को ही प्रकट करती है और जो न तो उसके मुख्य अर्थ से संबंधित होता है और न ही उसके लक्ष्यार्थ से। व्यंग्यार्थ पाठक या श्रोता पर निर्भर करता है। व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत या इशारा भर देती है, बाकी अर्थ कल्पना शक्ति के ही आधार पर श्रोता या पाठक अपने आप लगाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ दूसरा जो इसका हम उदाहरण ले सकते हैं वह है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ पहले दोहे में जो पानी जो शब्द आया है उसके हम 3 अर्थ ले सकते हैं। चून के अर्थ में जल, मानुष के अर्थ में इज्जत और मोती के अर्थ में उसकी चमक। पानी से इज्जत का अर्थ व्यंग्यार्थ है, यह व्यंजना है। और यानी दोहे के अंतर्गत जो अर्थ लिया गया है कि मोती जब तक पानी में रहेगा जब तक उसकी चमक बरकरार रहेगी, मनुष्य के पास यदि उसकी इज्जत रहेगी। पानी से अर्थ यहाँ मनुष्य के अर्थ में किससे लिया गया है, उसकी इज्जत से, कि एक बार जिस मनुष्य की इज्जत चली जाती है वो पुनः लौटकर वापस नहीं आती है। और चून के अर्थ में, यानी चून हमारे पास में है लेकिन पानी नहीं है, तो उस पानी के बिना उस चून का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पानी से इज्जत का अर्थ व्यंग्यार्थ है, अतः यहाँ क्या है, व्यंजना है। और अभिधा लक्षणा में व्यंजना में क्या क्या अंतर है ये भी हम यहाँ थोड़ा सा जान लें कि अभिधा शब्द शक्ति जो है वो शब्द का साधारण व्यवहारिक अर्थ प्रकट करती है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति क्या करती है, शब्द के साधारण अर्थ का विरोध करती है किंतु उससे मिलता जुलता ही अर्थ वह निकालती है। और व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना से भिन्न कोई अन्य अर्थ ये प्रकट करती है। यहाँ दूसरा जो इसका अंतर हम मान सकते हैं इन तीनों में वह है कि अभिधार्थ का निश्चित अर्थ होता है, कल्पना करने की यहाँ इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। कौन सी शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में। जबकि लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है, अर्थ निश्चित नहीं होता किंतु अर्थ की दिशा निश्चित जरूर होती है, थोड़ी सी कल्पना करने की वहाँ जरूरत पड़ती है। और व्यंजना में क्या होता है, व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसमें यह अर्थ संदर्भ से स्वतः ही यह अपना रूप ले लेती है। यहाँ अभिधार्थ के लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अभिधा शब्द शक्ति में अभिधार्थ के लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती। और लक्ष्यार्थ के लिए अभिधा भी आधार बन जाती है।
यहाँ व्यंजना के लिए अभिधार्थ व लक्ष्यार्थ दोनों क्या बनते हैं? आधार बनते हैं। ये इनका प्रमुख अंतर है। अभिधा पाठक श्रोता को वास्तविक अर्थ पूरा बता देती है और लक्षणा शब्दशक्ति क्या करती है? लक्षणा कुछ अर्थ तो देती है और कुछ पाठक या श्रोता की समझ पर ही छोड़ देती है। व्यंजना कुछ संकेत समझ भर देती है और सारा ही अर्थ पाठक और श्रोता की बौद्धिक क्षमता पर छोड़ देती है। यहाँ पांचवा जो इनमें मुख्य अंतर है तीनों शब्दशक्तियों में, वह है कि यह अभिधा शब्दशक्ति जो है वह गद्य में ही प्रयुक्त होती है और लक्षणा शब्दशक्ति गद्य के अलावा काव्य में भी यह प्रयुक्त होती है और व्यंजना में काव्य में विशेष रूप से ही यह प्रयुक्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये तीन प्रमुख शब्दशक्तियाँ हैं जो आपके पाठ्यक्रम में ली गई है और इन पाठ्यक्रम में लेने के पीछे यह मकसद है कि साहित्य के विद्यार्थियों को ये शब्दशक्तियाँ जरूर आनी चाहिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इनका अर्थ, परिभाषा, इनके उदाहरण और इन तीनों में आपस में अंतर। आज के इस व्याख्यान में बस आपको इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको आपके पाठ्यक्रम में जो भी काव्य शास्त्र से संबंधित जो पाठ है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। धन्यवाद।